वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआई इंजन फ्यूल्स देखा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो फ्यूल्स यूज़ होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है इग्निशन क्वालिटी। अब इग्निशन क्वालिटी का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कि जैसे ही फ्यूल सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट हो, ये आपको पता है कि सीआई इंजन्स में इंजेक्टर्स, फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ होते हैं। अभी आगे और भी अच्छे से आपको जब कंवर्जन पढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे सिरिंज होता है उसी टाइप का फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, तो उससे जो है आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाता है। ठीक है, और जैसे ही फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाए तो जितना कम से कम लैग हो, मतलब सिलेंडर के अंदर फ्यूल अंदर जा रहा है और उसका बर्निंग हो रहा है, इग्निशन हो रहा है, इसके बीच में जितना कम से कम टाइम लगे, ठीक है, उतना अच्छा फ्यूल का इग्निशन क्वालिटी है। ठीक है, मतलब सपोज करिए कि एक सिलेंडर है और यहाँ आपका इंजेक्टर लगा है। जैसे ही फ्यूल इंटर किया तो फ्यूल इंटर किया, मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ऐसे मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ऐसे टाइम है। तो जैसे ही इंटर किया, अगर मिनिमम टाइम में वो फ्यूल इग्नाइट हो रहा है तो उसकी इग्निशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसकी इग्निशन क्वालिटी पुअर है। और फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन के बीच में जो टाइम पीरियड लैप्स होता है उसको बोलते हैं हम डिले पीरियड। ठीक है, उसको बोलते हैं डिले पीरियड। अगर ये डिले पीरियड छोटा होगा, इफ द डिले पीरियड इज शॉर्ट या स्मॉल, then it indicates that the ignition quality of the fuel is good, while if the delay period is long enough, ठीक है, then it indicates that the ignition quality is poor. ओके, सो ये जो है आपका इंजेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इग्निशन क्वालिटी, ये शुरू के 3 पॉइंट जो लिखे थे वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हाई C10 नंबर फ्यूल्स बेटर इग्निशन क्वालिटी। ठीक है, अभी आगे आपके आएगा C10 नंबर। ठीक है, अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे आएगा तो उस टाइम पे आप क्लियर हो जाएगा। तो हाई सी, अगर बस इतना ध्यान रखिए कि अगर C10 नंबर ज़्यादा है तो इग्निशन, जैसे आपने SI फ्यूल में पढ़ा था ऑक्टेन नंबर, वैसे ही यहाँ पे होता है C10 नंबर। ठीक है, तो अगर C10 नंबर ज़्यादा है तो इग्निशन क्वालिटी अच्छी होगी, और लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है तो भी इग्निशन क्वालिटी अच्छी होगी। अब इस लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो इंजन का ऑपरेटिंग कंडीशन है। सपोज करिए पिस्टन ऊपर, नीचे से ऊपर, बॉटम से टॉप पहुंचा, तो इंजन के अंदर कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन होगा, कुछ प्रेशर होगा और कुछ टेम्परेचर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये प्रेशर टेम्परेचर ऐसा है कि जैसे ही फ्यूल इंटर करता है वो बर्न हो जाता है। समझ में आया? जैसे ही फ्यूल इंटर किया वो बर्न हो गया। ठीक है, मतलब ये अगर आप प्रेशर को भूल भी जाएं एक बार, तो ये टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर इतना जनरेट हो गया है ड्यू टू कंप्रेशन कि जैसे ही फ्यूल इंटर करेगा वो बर्न हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर सपोज करिए कि सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करिए बिफोर इग्निशन आपने एयर को कंप्रेस किया सबसे पहले। ठीक है, इसमें एयर है और ये कंप्रेस हो रही है।
इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंप्रेस होने के बाद 70 बहुत ज़्यादा हो गया, कंप्रेस होने के बाद ये मान लीजिए कि 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 50 मान लीजिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर जो है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और थोड़ा हाई प्रेशर है, ठीक। और इस कंडीशन पे आप फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो जब आप फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और मान लीजिए कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ, जो अभी आप सीआई इंजन फ्यूल जैसे डीजल इंजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि इसका इग्निशन टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज करिए, इतना होता नहीं, इससे ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड इस सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का डीजल इसमें इंटर होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ, और ये जितना कम होगा उतना आसानी से ये बर्न होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर है। मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कोई ऐसा फ्यूल है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 50 है, यहाँ 65 है, तो ये धीरे 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 हीट होगा, फिर किसी तरह से बर्न होगा, तो आपका बर्निंग डिले पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब इंजेक्शन और इग्निशन के बीच का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, डिले पीरियड बढ़ जाएगा। अगर डिले पीरियड बढ़ गया तो इग्निशन क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का है तो ये डिले पीरियड बहुत शॉर्ट होगा, और अगर डिले पीरियड शॉर्ट होगा तो इग्निशन क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ये है इग्निशन क्वालिटी। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीआई फ्यूल्स। वोलेटिलिटी, जैसे आपको एसआई इंजन फ्यूल में बताया गया था, वोलेटिलिटी का मतलब इवेपोरेशन। वहाँ हमने आपको बताया था कि किसी टेबल पे या किसी सरफेस पे आप पेट्रोल या अल्कोहल ऐसे पोर कर दीजिए, गिरा दीजिए, तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी, मतलब ईज ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर मोर वोलाटाइल होगा तो क्या होगा, मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो जो एयर सिलेंडर के अंदर होगी, उसमें जब एयर फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इवेपोरेट होना शुरू होगा और इसकी मिक्सिंग अच्छी होगी। ये सब कुछ आपको जब कंबस्जन पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप बस, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अच्छे से कंबस्जन होने के लिए ये फ्यूल के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होने चाहिए, इसीलिए इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो गुड रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर, और जितना अच्छा मिक्सचर होगा उतना अच्छे से बर्निंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर मोर वोलाटाइल है तो चांसेस ऑफ फायर हजार्ड इज़ मोर। अब ये चांसेस ऑफ फायर हजार्ड का मतलब ये होता है कि इस सिलेंडर के अंदर की बात नहीं हो रही है, सिलेंडर के अंदर की फायर हजार्ड की बात नहीं है, सिलेंडर कहीं रखा है फ्यूल, ठीक है। तो अगर वहाँ पे फ्यूल इवेपोरेट होके आसपास के एयर में फैल गया, जैसे आपको बोलते हैं घर में आपके एलपीजी रखा होता है, ठीक है, तो जैसे ही एलपीजी लीक करती है तो आपसे बोलते हैं कि कहीं भी आप कोई भी स्विच न दबाएं, कोई भी आग न लगाएं, भले से आप एलपीजी सिलेंडर से बहुत दूर है, क्योंकि ये एलपीजी जो है ये एयर में मिक्स होके चारों तरफ फैल जाता है, और आप कहीं भी आग लगाएंगे तो ये यहाँ बर्न होगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा एलपीजी सिलेंडर के पास। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो फ्यूल है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और उससे क्या होगा, फायर हैजार्ड की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज CI fuel should be sufficiently volatile in the operating temperature range to produce good mixing and combustion। ये हमने आपको बताया अभी कि जो भी सिलेंडर के अंदर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर होता है उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें देखते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में SIT देखते हैं, ठीक है,
तो वो ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर इतना मतलब सफिशिएंट होना चाहिए कि उसमें इवेपोरेशन जो फ्यूल का है वो प्रॉपर हो। अगर इवेपोरेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फ्यूल की बर्निंग या इग्निशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उससे आपका इंजन जो है वो उतना प्रॉपर स्मूथ वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर रेंज है विद इन द सिलेंडर, दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर सेलेक्टिंग एनी CI इंजन फ्यूल। क्लियर? अब वाई सफिशिएंटली नॉट मोर वोलाटाइल, इसके विषय में आप सर्च करेंगे, ये 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप अपने से थोड़ा सर्च करके देखिएगा कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और ऐसा क्यों होता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब आपको पता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लो। कॉमन सबसे छोटी डेफिनेशन है ये विस्कोसिटी की। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड अगेंस्ट द फ्लो इज नोन एज विस्कोसिटी। अब देखिए, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है, फ्यूल का फ्लो कम होगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्यूल का फ्लो जो है वो कम होगा। फ्लो कम होने का मतलब क्या हुआ, आपको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी फॉर प्रॉपर फ्लोइंग ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो एक तो पावर लॉस होता है अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर आपका कहाँ से आएगा, आप कोई पंप लगाएंगे, फ्यूल पंप जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपका हाई प्रेशर पंप्स इस्तेमाल होगा, और अगर हाई प्रेशर पंप्स इस्तेमाल हो गए तो ये इस पंप में एनर्जी जो आती है इनिशियल में तो कुछ और, लेकिन बाद में सिर्फ इंजन से ही आती है। तो इंजन से ही पंप रन करेगा, और पंप अगर ज़्यादा पावर लेगा तो इंजन कम पावर जो प्रोड्यूस करेगा वो आपको ना मिल के पंप को जा रहा है उसका कुछ पोर्शन। ठीक है, एक ये टॉपिक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूल एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आप अपने गार्डन में पानी दे रहे हैं, तो आपका ये होज पाइप होता है। ठीक है, पाइप से पानी अगर आपने यहाँ कुछ सिंपल रखा है तो यहाँ से पानी ऐसे ऐसे सिंपल पानी निकलेगा। ठीक है, जितना पाइप का डायमीटर होगा उस डायमीटर में फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ प्रेशर लगा देते हैं या यहाँ कोई ऑब्स्टेकल ऐसा क्रिएट करते हैं कि ये फ्लो रजिस्ट हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर यहाँ से जो पानी निकलता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, और प्रेशर लगाएंगे तो और ज़्यादा फैल जाएगा, और प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, एटमाइजेशन। ये स्मॉल स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको एटम की तरह ट्रीट करके इसका नाम लिख दिया गया है एटमाइजेशन। जैसे आप नाई की दुकान पे जाते हैं तो वो आपको एक स्प्रे बॉटल से सबसे पहले आपके बालों में पानी डालता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि स्प्रे दबाता है तो आगे जो स्प्रे नोज़ल होता है, नोज़ल, उस नोज़ल से पानी के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ठीक है, यही जो लिक्विड वाटर है इसका ड्रॉपलेट्स में टूटना, इसी को बोलते हैं एटमाइजेशन। ठीक है, और अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है तो एटमाइजेशन बहुत कम होता है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो एटमाइजेशन बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए विस्कोसिटी की एक प्रॉपर रेंज रखते हैं। अगर हाई विस्कोसिटी, ये बता दिया अभी आपको, हाई विस्कोसिटी का इसका मतलब लो एटमाइजेशन। अगर हाई विस्कोसिटी है तो हाई पेनिट्रेशन ऑफ स्प्रे जेट, मतलब जो इंजन सिलेंडर है यहाँ से आप जो स्प्रे कर रहे हैं, एक तो ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट होंगे और ये फैलेंगे नहीं स्प्रे में। अभी बताया आपको कि एटमाइजेशन में क्या होगा, ये
फैल जाता है ऐसे ऐसे। लेकिन अगर ये एटमाइजेशन कम होगा तो ये फैल उतना नहीं फैलेगा, थोड़ा कम फैलेगा, और ये जो स्प्रे बनेगा थोड़ा बड़े आइटम्स का वो काफ़ी दूर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा तो इस सिलेंडर में पूरा कवर ना हो सकता है इस सिलेंडर के वॉल पे टकराए स्प्रे जेट। ठीक है, तो ये एक नुकसान होता है। ये भी हाई विस्कोसिटी का डिसएडवांटेज है। हाई विस्कोसिटी का एक डिसएडवांटेज है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि एटमाइजेशन कम होगा। ठीक है, और स्मोकी एग्जॉस्ट होगा। स्मोकी एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल इज प्रॉपर। स्मोकी कब आएगा? जब फ्यूल बर्निंग आपकी बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका इंजन स्मोक ज़्यादा देगा। ठीक है, और अगर लो विस्कोसिटी है तो भी नुकसान है। लो विस्कोसिटी का मतलब लुब्रिकेशन की जो प्रॉपर्टी ऑयल में होती है वो कम होगी, तो इंजन का वियर टियर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर लो विस्कोसिटी है तो फ्लो भी आसानी से होगा। तो सिलेंडर के अंदर जो यहाँ पे पिस्टन लगा होता है, यहाँ पे पिस्टन रिंग्स होते हैं, इसके बगल से ईजिली फ्यूल जो है यहाँ से फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो इसको फ्यूल होना कहाँ चाहिए? यहाँ पे कंबशन चैम्बर में। और अगर सिलेंडर के अंदर पिस्टन के और सिलेंडर पिस्टन ऐसे सपोज करिए ये पिस्टन है और ये सिलेंडर वॉल है, तो यहाँ से फ्यूल लीक करेगा या फ्लो करते हुए नीचे आएगा, तो इस फ्यूल का हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, ये फ्यूल हमारा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लॉस है। और किसी भी इंजन के लिए ये हम एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज, मतलब एक ऑप्टिमम रेंज रखते हैं जिसके अंदर ये विस्कोसिटी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया विस्कोसिटी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ईज़ ऑफ हैंडलिंग। आसानी से जो है उसको कैरी किया जा सके। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, बहुत कॉमन है, आसानी से कैरी होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक है क्लाउड पॉइंट। क्लाउड का क्या मतलब होता है? जैसे पानी, सिंपल सा क्या होता है, पानी जो है जब जम जाता है उसको बर्फ़ बोलते हैं, और इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? क्लाउड। ठीक है, पहले इवेपोरेट हुआ और फिर कंडेंस हुआ। पहले वाटर यहाँ रिजर्वायर से इवेपोरेट हुआ, फिर ऊपर गया, यहाँ कंडेंस हुआ। ठीक है, तो इसको आप क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी फ्यूल है, सपोज करिए ये फ्यूल टैंक है, इसमें जो फ्यूल भरा है इसके अंदर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, इन सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम वहाँ पे क्या एसआई में क्या बोले थे? गम डिपॉजिट। यहाँ पे वैक्स, ऐसा बोलते हैं कि दिस इज वैक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये जो होते हैं ये हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाई हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्रैक नहीं होते। जब आपने क्रैकिंग किया था, थर्मल क्रैकिंग, तो ये क्रैक होकर मतलब टूटते नहीं हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में फ्यूल में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और जब आप फ्यूल को स्टोर करेंगे तो ये धीरे 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 प्रेसिपिटेट होंगे। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होकर नीचे जमा होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया कि आपने इसको स्टोर कर लिया और ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हुए। लेकिन सपोज करिए कि कोई ऐसा टेम्परेचर है, मान लीजिए इस फ्यूल का कोई ऐसा टेम्परेचर आपने सेट किया कि इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं ये ड्यू टू दिस टेम्परेचर बहुत जल्दी इस फ्यूल से अलग हो गए।
बहुत जल्दी इस फ्यूल से अलग हो गए। जैसे आपके घर में जो है दही होता है, ठीक है, दही को आप जब घी बनाने के लिए मसलते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर तक सब कुछ एक साथ रहता है, फिर आप थोड़ी देर बाद क्या होता है, मक्खन बिल्कुल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है, आप एक फिजिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मथते हैं, जिसकी वजह से मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इज़ दैट, यहाँ पे जो आपने मथने का काम किया वही काम यहाँ पे टेम्परेचर करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिससे ये सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्यूल से अलग हो जाएं, उनको बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये तो हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये टैंक है, यहाँ से एक पाइपलाइन आपके सिलेंडर में जा रही है, इसमें ये आपका सिलेंडर है। अब इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये फ्यूल है और इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक। और यहाँ से जब फ्यूल आपका सिलेंडर के अंदर जा रहा है तो यहाँ बीच में सपोज करिए कोई ऐसा टेम्परेचर सेट हो गया जो क्लाउड पॉइंट के बराबर है या उससे कम है। ठीक है, तो क्या होगा, जो फ्यूल यहाँ इसमें अंदर फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अचानक से इससे अलग होके यहाँ की जो दीवार है, इनटेक मैनिफोल्ड का जो वॉल है, उस पर स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका पाइप पहले इतना डायमीटर का था, अब इसमें स्टिकिंग हो गई तो क्या होगा, ये चिपक जाएंगे। ठीक है, और स्टिकिंग होगी तो और चिपक जाएंगे। तो ये जो फ्यूल पैसेज था ये कम हो गया, इसी को बोलते हैं क्लॉगिंग। ठीक है, जैसे नाली होती है, आप नाली में पानी बहाते जाइए, धीरे 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 नाली का जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स पानी में होते हैं वो धीरे धीरे नाली की दीवार से चिपकते जाते हैं। ऐसा ही कुछ ऑयल में भी होता है। ठीक है, बट फैक्टर क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो जो इनटेक मैनिफोल्ड का टेम्परेचर है वो क्लाउड पॉइंट या क्लाउड पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फ्यूल से वैक्स कंटेंट अलग हो जाएगा और ये वैक्स कंटेंट आपके इनटेक मैनिफोल्ड के वॉल पे और यहाँ टैंक के वॉल पे स्टिक हो जाएगा, जिससे फ्यूल फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, तो ये सिग्निफिकेंस है क्लाउड पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज पोर पॉइंट। ये आपको ऐसा इंजन फ्यूल में मैंने बताया था कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे फ्यूल फ्लो करना ही बंद कर जाए। ठीक है, अगर फ्यूल फ्लो करना ही बंद कर गया तो जो टैंक होता है ऊपर होता है और आपका सिलेंडर नीचे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी फीडिंग होती है, ग्रेविटी के कारण यहाँ से यहाँ तक फ्यूल फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा टेम्परेचर मिल गया जिस पे ये फ्यूल फ्लो करना ही बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये फीडिंग ही बंद हो जाएगी सिलेंडर के अंदर, तो ये नुकसान है। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ आपने फ्यूल पंप लगाया और ये फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो गया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है आपको फ्लो करने के लिए, तो आपका फ्यूल पंप या तो इसको फ्लो कराने में ही इनकैपेबल होगा। ठीक है, मतलब फ्यूल पंप इतना पावर का है ही नहीं कि फ्यूल को फ्लो करा सके, या आपको बहुत बड़ा फ्यूल पंप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है आपका पोर पॉइंट का। अब जो है पोर पॉइंट 5 से 10 डिग्री ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा रिसर्च से पता चला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेफ्टी पर्पस में देखिए क्या है, एक तो होता है फ्लैश पॉइंट। ठीक है, अब फ्लैश पॉइंट क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल विल वेपराइज सफिशिएंटली टू फॉर्म अ कंबस्टिबल
मिक्सचर ऑफ वेपर, फ्यूल वेपर एंड एयर अबव द फ्यूल। फ्लैश पॉइंट का रिलेशन जो है वो इवेपोरेशन से है, ठीक है। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सफिशियंट इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है, सफिशियंट इवेपोरेशन ऑफ फ्यूल हो जाए और सिलेंडर के अंदर आपका एयर और फ्यूल का, एयर प्लस फ्यूल का प्रॉपर मिक्सचर बन जाए ताकि इग्निशन प्रॉपर हो सके, ठीक है। समझ में आया। इसके अंदर इतना लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि इवेपोरेशन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाए, ठीक है। तो सब एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जिस पे फ्यूल ठीक ठाक इवेपोरेट कर लेगा या इतना इवेपोरेट कर लेगा कि वो एयर के साथ मिक्स हो जाएगा और फाइनली इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका फ्लैश पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फायर पॉइंट। फायर पॉइंट का है टेम्परेचर एट विच एनफ वेपर विल राइज टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस फ्लेम above the liquid level. The flame must sustain at least for 5 seconds. जैसे फायर पॉइंट आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में, आपके पास था। मान लीजिए ये कोई टैंक है या आपको, जैसे आपने किसी लकड़ी पे, एक लकड़ी का गट्ठर है सपोज करिए, और इस पे आपने पेट्रोल गिरा दिया तो लकड़ी ने पेट्रोल एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे आग लगाना चाहें तो जब आप लाइटर को लीड करते हैं या लाइटर जलाते हैं तो आप ये लाइटर अगर थोड़ा ऊपर रखेंगे तो यहीं से आग पकड़ लेती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लकड़ी पे डायरेक्ट टच कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं से आग पकड़ लेती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सफिशियंट फ्यूल है तो ये आग लकड़ी में पकड़ेगा, और अगर यहाँ पे सफिशियंट फ्यूल नहीं है तो जितना फ्यूल का पोर्शन यहाँ रहेगा वो आग पकड़ेगा और थोड़ी देर बाद बुझ जाती है आग। वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर कोई फ्यूल का लेयर है आपके पास, किसी टैंक में फ्यूल का लेयर है तो यहाँ से फ्यूल इवेपोरेट होता रहता है, और जैसे ही आप लाइटर लीड करेंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर से आग लग जाती है क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से एयर में फ्यूल ड्रॉपलेट्स मौजूद होते हैं और वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने ड्रॉपलेट्स इतने होने चाहिए कि ये आप जैसे ही लाइटर को लीड करें ये बर्न हो जाएं, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करिए कि इस टैंक का टेम्परेचर आपने बहुत कम कर दिया है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन रेट भी कम होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर इतना डाउन कर दिया कि इवेपोरेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आपने टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे इवेपोरेशन हो रहा है और आप लाइटर जला जला के देख रहे हैं क्या आग लग रही है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे इतना प्रॉपर इवेपोरेशन होगा फ्यूल का, या फ्यूल के इतने ड्रॉपलेट्स एयर में मौजूद हो जाएंगे कि आप जैसे ही लाइटर जलाएंगे वहाँ आग लग जाएगी, ठीक है। तो वही टेम्परेचर जिस पे कि इतना प्रॉपर इवेपोरेशन हो जाए कि जैसे ही आप उसको जलाना चाहें वो जल जाए और थोड़ी देर तक सस्टेन करे। वो थोड़ा देर कितना है, 5 सेकेंड। इसको बोलते हैं फायर पॉइंट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रेटिंग्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल की जो रेटिंग होती है वो बेसिकली उनकी एंटी नॉक क्वालिटी पे होती है, ठीक है।
गैसोलीन के केस में ये जो एंटी नॉक क्वालिटी है इसको हम ऑक्टेन नंबर से मेज़र करते हैं। डीजल इंजन के केस में ये जो ऑक्टेन एंटी नॉक क्वालिटी है इसको हम C10 नंबर से मेज़र करते हैं। ठीक है, और अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है इसका मतलब एंटी नॉक क्वालिटी ज़्यादा है, अगर C10 नंबर ज़्यादा है इसका मतलब एंटी नॉक क्वालिटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, नॉक क्वालिटी कम है, नॉकिंग इन द इंजन इज लेस। ठीक है, ये अभी नॉक आप थोड़ा बस टर्म से फेमिलियर हो जाइए, आगे नॉक आपको बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो इनमें आप इन दोनों पैरामीटर से आप इसकी रेटिंग करते हैं, कौन सा फ्यूल अच्छा है, कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो उस पर तमाम अलग अलग फ्यूल होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ हाई स्पीड ऐसे लिखा रहता है, हाई स्पीड डीजल। ठीक है, तो ये कॉमन टर्म है हाई स्पीड, लेकिन उनकी क्वालिटी टेक्निकल टर्म में आप ऑक्टेन नंबर या C10 नंबर से मेज़र करते हैं। जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स होते हैं वो ये आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए SI इंजन फ्यूल्स अगर हैं तो जो SI इंजन फ्यूल में ये दो कंपोनेंट होते हैं, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन। हेप्टेन लिखा हुआ है इसके आगे, नॉर्मल हेप्टेन, आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। C8H18 C7H16 ये इनका केमिकल फार्मूला है। आइसोऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 100 होता है और एन हेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो अगर 100 ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एंटी नॉक क्वालिटी सबसे अच्छी है। अगर किसी फ्यूल का 100 ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब इसकी एंटी नॉक क्वालिटी सबसे अच्छी है, और अगर 0 ऑक्टेन नंबर है तो इसकी एंटी नॉक क्वालिटी सबसे खराब है। ठीक है, तो क्यों ना हम 100 वाला ही यूज़ करें, सबसे बेटर। तो अगर सबसे बेटर यूज़ करेंगे तो वो जो इंजन का ऑपरेटिंग पैरामीटर्स मैंने बताया था उसमें वो फिट नहीं होता है, इसलिए हम 100 वाला यूज़ नहीं कर पाते। एक्सेस इवेपोरेशन ये नुकसान है अगर आपका ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इंजन के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स और फ्यूल के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों मिला के ये इंजन के लिए सब प्रॉपर फ्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम ये 100 ऑक्टेन वाला यूज़ नहीं करते और 0 वाला तो यूज़ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक, तो क्या करते हैं कि इन दोनों को मिक्स करते हैं आपस में, आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन को आपस में मिक्स करके ऐसा फ्यूल बनाते हैं जो हमारे इंजन के लिए सूटेबल हो। जैसे सपोज करिए कि कोई ऑक्टेन नंबर आपको पता है कि वो 70 है, 70 is the octane number of any fuel, then it indicates that the fuel consists 70% octane and 30% N-heptane. Okay, 70% isooctane and 30% N-heptane, and this 70 octane number fuel is suitable for your IC engine. Okay, तो ये मतलब हुआ आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब डेफिनेशन क्या है ऑक्टेन नंबर की। इस डेफिनेशन को आपको जो मैंने बताया कि उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, वही है, लिखा हुआ है बस। इट इंडिकेट्स द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन which exhibit the same characteristic of fuel in a standard engine under set of operating conditions. ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया था वही यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना होता है। अब जो कॉमन फ्यूल होते हैं जो आपको पेट्रोल पंप पे मिलते हैं, ठीक है, उनमें जो ऑक्टेन नंबर का रेंज होता है वो 87 to 95, कहीं कहीं 80 to 90 भी लिखा रहता है।
तो ये रेंज चाहे आप 80 to 90 लिख दीजिए या 87 to 95, ये दोनों सही है, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होगा फ्यूल उतना ही महंगा होगा और उतने ही अच्छी कार्स के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जैसे लोग कहते हैं अच्छा पेट्रोल भराओ तो माइलेज अच्छा मिलता है, ये सब ये कॉमन टर्म है, बेसिकली वो ऑक्टेन नंबर से रिलेटेड होते हैं। चलिए, अब नॉक रेटिंग ऑफ CI फ्यूल्स, ये हमने अब पढ़ा था नॉक रेटिंग ऑफ SI फ्यूल्स। अब नॉक रेटिंग ऑफ CI फ्यूल्स, इसको सीटेन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो फ्यूल कंपोनेंट होते हैं, एक सीटेन जिसको N हेक्साडेकेन भी बोलते हैं, दूसरा होता है अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, ठीक है। सीटेन का जो नंबर होता है वो 100 होता है और इसका नंबर सीटेन नंबर 0 होता है। ये हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ डीजल है, जैसा अभी आपने इसमें पढ़ा था, दिस इज़ हाईएस्ट, लेकिन ये यूज़ नहीं करते हैं, रीज़न मैंने आपको बताया। वैसे ही ये भी यूज़ नहीं करते हैं विद द सेम रीज़न, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब सीटेन नंबर इज द रेटिंग असाइन टू डीजल फ्यूल टू रेट इट्स कंबस्जन क्वालिटी, ठीक है। कंबस्जन कितना अच्छा होगा, फ्यूल कितना अच्छे से बर्न होगा या कितना एंटी नॉक क्वालिटी होगी, ये सब कुछ सीटेन नंबर से ही हमको पता चलता है। अगर किसी फ्यूल का सीटेन नंबर बता दिया जाए आपको तो आप ये समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास दो फ्यूल है, एक का सीटेन नंबर 70 है, एक का 80 है, तो एज एन IC इंजन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि 70 वाला जो है कम है और 80 वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इन दोनों के मिक्सचर में ही, जैसे मान लीजिए सिंपल सीटेन नंबर किसी का 70 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 70% उसमें सीटेन होगा और 30% अल्फा मेथिल नेप्थलीन होगा, ठीक है। अब ये डेफिनेशन है, डीजल सीटेन नंबर इज अ मेजर ऑफ फ्यूल डिले इग्निशन, फ्यूल्स डिले इग्निशन टाइम। डिले बता दिया था आपको, इंजेक्शन और फर्स्ट बर्निंग के बीच के टाइम को हम डिले पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये जितना कम होगा, आगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ये जितना कम होगा फ्यूल उतना अच्छा होगा, ये आपको बताया था, ठीक है। और अगर सीटेन नंबर ज़्यादा होगा तो फ्यूल अच्छा होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिले पीरियड कम होगा, डिले पीरियड कम होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, ये सब कुछ बता दिया है मैंने पहले ही। देखिए लिखा हुआ है कि अगर हायर सीटेन नंबर है तो शॉर्ट डिले टाइम होगा, स्मूथ रनिंग होगा, बेटर परफॉर्मिंग होगा, मोर पावर होगा, ठीक है। तो ये सीटेन नंबर से है। अब जो नॉर्मल डीजल आपको मिलता है, ठीक है, वो 45 से 55 के बीच में होता है, ठीक है। रेगुलर डीजल, प्रीमियम डीजल, बायोडीजल, सिंथेटिक डीजल, ये इनके सीटेन नंबर लिखे हुए हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि कितना होता है। और सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर में एक रिलेशन डिड्यूस किया गया है, रिसर्च से पता चला है कि ऐसा एक रिलेशन होता है 60 माइनस ऑक्टेन नंबर बाई 2। अगर सीटेन नंबर ज़्यादा है तो ऑक्टेन नंबर कम होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, गुड CI फ्यूल इज़ अ बैड SI फ्यूल। और भी रीज़न है, ये इस फार्मूले से डिड्यूस हुआ है, ये कंक्लूड हुआ है कि अगर सीटेन नंबर ज़्यादा है तो ऑक्टेन नंबर कम होगा। मतलब अगर डीजल इंजन में अच्छा बर्न करेगा तो पेट्रोल इंजन में अच्छा बर्न नहीं करेगा, ये कॉमन सब जानते हो, लेकिन एक इस फार्मूले से ये कंक्लूज़न निकला था, और भी कंक्लूज़न है आगे बताएंगे आप।
तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे डोप्स क्या होते हैं, एडिटिव्स क्या होते हैं, मतलब इस तेल में कुछ और भी मिलाए जाते हैं, ठीक है, ताकि इनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सके, उन्हीं को बोलते हैं डोपिंग। जैसे आपने पढ़ा हो ना सेमीकंडक्टर में आपने डोपिंग की थी NP, तो क्या होता है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिलाते हैं, उसको आप डोपिंग कर आगे पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक्स।